Assalamu alaikum dear students, welcome to the lecture of the atomic and molecular physics. लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे आर्थर बाइजर के चैप्टर 6 के सॉल्यूशंस जो कि हमने 18 तक किए थे। इसके बाद जो हमारे रहते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाउ मच मोर लाइकली इज़ द इलेक्ट्रॉन इन ए ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम टू बी एट ए डिस्टेंस ए नॉट फ्राम द न्यूक्लियस देन एट द डिस्टेंस टू ए नॉट। ये मोर लाइकली का मतलब है कि कितनी प्रोबेबिलिटीज़ है। ठीक है, अब लाइकलीहुड का मतलब है कि प्रोबेबिलिटीज़ कितने चांसेस है। ये जो हमारी बाइजर की बुक्स है उसमें ये लफ्ज़ ज़्यादातर यूज़ हुए है। इज़ द इलेक्ट्रॉन इन ए ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन कि हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मोर लाइकली कि इलेक्ट्रॉन ए नॉट पे होगा देन एट डिस्टेंस टू ए नॉट, यानी प्रोबेबिलिटी एट ए नॉट और प्रोबेबिलिटी एट टू ए नॉट कितनी होगी। ये देखिए आई नॉट का मतलब है कि एक रेडियस है आर इज इक्वल टू ए नॉट जो कि आप 0.052 नैनोमीटर होता है आप वो रेडियस, और 2 टाइम ऑफ ए नॉट मतलब उसके 2 टाइम इस तरीके से 0.5 ए नॉट और फिर इसका 2 टाइम 2 ए नॉट। तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी के लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था। अगर मैं इसमें आपको यहाँ पे रिकॉल करूँ वाला जी, तो वो प्रोबेबिलिटी जो है हम रेडियल डिस्टेंस के साथ हम इसको कैसे लिखते हैं। अगर यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूँ P ऑफ R इज इक्वल टू यहाँ पे होता है आर स्क्वायर और रेडियल फंक्शन का मॉड स्क्वायर, इस तरीके से आपके पास होती है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर जो हमारे पास डिस्टेंस और रेडियल फंक्शन ये हमारे पास क्यों कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन, तो ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है और साथ n इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास क्या होता है s ऑर्बिटल होता है। तो l इज इक्वल टू इसमें यानी यहाँ पे l इज इक्वल टू 0 और इसकी कोरस्पॉन्ड ml इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब देखें प्रोबेबिलिटी आर स्क्वायर और यहाँ पे r, ये जो रेडियल फंक्शन है ये वाला, ये हमारे पास हमने फाइंड करना है, लिखना है कि कितना है हमारे पास। वो हमारे पास कुछ होता है आर स्क्वायर और इस तरीके से एक्सपोनेंशियल माइनस 2r ओवर a, और वो आप जाने कि हमारे पास टेबल नंबर 6.1 बुक्स में गिवन है, वहाँ से आप लिख सकते हैं रेडियल r10 कि जब हमारे पास n इज इक्वल टू 1 हो और l इज इक्वल टू 0 और आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो ये आप r की जगह पहले ए नॉट पुट करेंगे और दूसरी दफ़ा जब प्रोबेबिलिटी तो r की जगह क्या पुट करेंगे 2a नॉट, नहीं हाँ 2a नॉट, तो r की जगह क्या पुट करेंगे 2a नॉट यहाँ पे। तो वो कहता है कि आप इन दोनों की रेशो ले लें और फिर आपके पास कुछ जो कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएंगी और जो एक्सपोनेंशियल उसमें वाली पहले उसने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है पर जो फर्स्ट यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन आप देख लें ये वाली फिर प्रोबेबिलिटी एट ए नॉट और प्रोबेबिलिटी एट ए नॉट ओवर 2 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और फिर जो इन दोनों की रेशो हमारे पास आया 1.47, फिर उसने प्रोबेबिलिटी एट ए नॉट के और फिर प्रोबेबिलिटी एट 2 ए नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों केस में यहाँ पे r की जगह हमने क्या पुट किया a नॉट और यहाँ पे हम r की जगह क्या पुट करेंगे 2a नॉट। यहाँ पे दोनों केस को हम क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे दोनों की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे कहते हैं 1.747 आते हैं, यहाँ पे 1.85। तो जस्ट हमने प्रोबेबिलिटी वाली जो फार्मूला है उसमें जाके वैल्यू पुट करनी है और ये हमें जो रेडियल फंक्शन है ये हमें टेबल नंबर 6.1 से मिलेगा। वहाँ से हम आर मार्ट का स्क्वायर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आर मार्ट स्क्वायर होता है। तो ये आर मार्ट स्क्वायर अगर आपको आर मिल जाता है रेडियल फंक्शन फॉर एनी मींस एन या एन मीन ग्राउंड स्टेट एन इक्वल 1 एन इक्वल 2 एंड इस तरीके सो ऑन, तो आप इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करके इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आर मार्ट स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक्स कि ये क्वेश्चन्स आपको यहाँ समझ आया होगा जी। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। In section 6.7 it is stated that the average value of R यानी radius for a 1s electron in hydrogen atom is 1.5। अब वो कहते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ R फॉर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में हमारे पास 1.5 है। आप इसको प्रूव कर लें कि s ऑर्बिटल की 1s मीन n इज इक्वल टू 1 और s ऑर्बिटल एवरेज वैल्यू फाइंड करें। तो एवरेज वैल्यू को हम ऐसे डिफाइन करते हैं R साई मार्ट स्क्वायर इंटू डेल्टा V। कुछ लोग इसको मतलब इस तरीके से भी लिखते हैं यानी जैसे मैंने यहाँ पे लिखे R इज इक्वल टू साई R एंड साई स्टेरिक इन डेल्टा V, जबकि इसमें जो साई है वो क्योंकि हम ग्राउंड स्टेट की बात करें 1s का मतलब है n इज इक्वल टू 1 है ग्राउंड स्टेट और s ऑर्बिटल है। तो ये हमारे पास वेव फंक्शन है जैसे मैंने यहाँ पे कहा टेबल नंबर 6.1 हमारे पास बुक्स में जो 6th एडिशन है
उसमें गिवन है, वहाँ से आप सारे जितने भी है n=1 के लिए अगर आपको वेव फंक्शन n=2 के लिए, ये हमने लेक्चर में फाइंड किए थे। तो इसमें जो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं ये वाला जो एक्सप्रेशन है साई, यानी जो वेव फंक्शन है, ये इसका हमारे पास क्या चाहिए, हमें कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट चाहिए, क्योंकि हमने एवरेज वैल्यू जिस चीज़ को भी फाइंड करना है हमें इसमें क्या चाहिए, हमें ये देखिए कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। जो हम इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, इसमें कोई कम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी यही नंबर होगा। तो साई स्टेरिक और आर की जगह आर, तो ये देखिए आर की जगह आर, साई की जगह साई, और इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी यही होगा। तो जो कांस्टेंट है, यानी ये चीज़ हो गई सारी और ये चीज़ हो गई, तो ये हम इसका 2 दफ़ा है तो स्क्वायर लेके बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे जो डेल्टा वी वाली टर्म है, ठीक है, ये हमारे पास आपको पता है इसमें कि ये डेल्टा वी हमारे पास क्या होता है, ये होता है r² साइन थीटा एंड डी थीटा एंड डी फी। ठीक है, इसमें थीटा की लिमिट क्या होती है 0 to पाई, और इस तरीके से जो डी फी होती है, यानी फ़ी होता है, इसकी लिमिट क्या होती है 0 to 2 पाई। तो आप इन सब को जो है इस तरीके से डी वी भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा काम अभी जो है एक्चुअली अभी शुरू है। तो डी वी r² साइन थीटा डी थीटा एंड डी फी, हमने कांस्टेंट को बाहर लिया, जो आर था हमने उसको, जो वेरिएबल थे उसको हमने अंदर लिख दिया। ये देखिए एक्सपोनेंशियल माइनस आर और अगर ये मैं रेस कर लूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत, ताकि हम उसको मज़ीद क्लैरिफाई कर सकें। जी, ये आर और ये एक्सपोनेंशियल माइनस आर ओवर ए और एक्सपोनेंशियल माइनस आर और एक्सपोनेंशियल माइनस 2r ओवर ए और डेल्टा वी की जगह डेल्टा वी। ठीक है, इसको मैं अभी मैक्सिमाइज करता हूँ। जी, डेल्टा वी की ये वाली वैल्यूज़ r² साइन थीटा ये मैंने यहाँ पे पुट की है, और इसकी जो लिमिट थी 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा पे लिमिट थी, 0 to 2 पाई डी फाई पे लिमिट थी। और इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो आपको पता है हमारे पास एक ही नंबर आता है जो क्या होता है 4 पाई। तो 4 पाई यहाँ पे आके बाहर आ जाएगा और पाई पाई के साथ कैंसिल और 4 हमारे पास सर्वाइव कर जाएगा। अब हमारा काम है सिर्फ इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना। जी, इसका हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है ये 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस बी एक्स एक्स पावर एन इंटू डी एक्स इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर बी पावर एन प्लस 1। देखिए एन हमारे पास क्या है, पावर जो एक्स की पावर होगी वो होगा एन फैक्टोरियल। यहाँ पे एन की 3 की पावर क्या है 3 है, यानी आर पावर 3। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस बी एक्स, देखें बी पावर एन प्लस 1, बी क्या है इसमें, यहाँ पे जो साथ कांस्टेंट होगा ना उसको क्या कहेंगे बी। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है माइनस, यानी नहीं 2 ओवर एन आठ, क्योंकि माइनस की जगह माइनस है और बी की जगह 2 ओवर एन आठ। तो यहाँ पे आप बी की जगह 2 ओवर एन आठ, एन क्या है इसमें 3 है तो यह कि 3 फैक्टोरियल। और इस तरीके से कोई भी इंटीग्रल हो आर की कोई भी पावर, तो आप इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो हमारे पास जो इंटीग्रल था लास्ट में, अगर मैं आपको दोबारा दिखा दूँ ये वाला इंटीग्रल, तो आप इसको ईजिली एवेल्यूएट कर सकते हैं इस रिज़ल्ट से। तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ से, इसका रिज़ल्ट तो यहाँ हमारे पास 4 पाई आएगा, और इसका हमारे पास आएगा 3 फैक्टोरियल ओवर 2 इन आर। 3 फैक्टोरियल को आप रख सकते हैं 6, और इस तरीके से आपके पास कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी, और ये आपके पास आ जाएगा 1.5 इंटू ए नाट। ठीक है, क्योंकि ये 2 पावर 4 है, यहाँ भी आ रहा है, तो 2 पावर 4 और 3 फैक्टोरियल कुछ कैंसिलेशन, और 1.5 टाइम ऑफ ए नाट आपके पास रह जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन इस तरीके से है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन होज रेडियल वेव फंक्शन इज आर ऑफ आर आउटसाइड ए स्फीयर ऑफ रेडियस दिस। सारी बात है, प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन किया, हम इस तरीके से रेडियल वेव फंक्शन पी डिपेंडेंस है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए 1s इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन ए नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। ए नॉट से ग्रेटर डिस्टेंस पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास जस्ट ए नॉट से ग्रेटर डिस्टेंस ए नॉट टू इन्फिनिटी आर मार्ट स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू डी आर, किस फंक्शन किसके लिए 1s इलेक्ट्रॉन के लिए। 1s तो हमारा ग्राउंड वेव फंक्शन है। तो ग्राउंड वेव फंक्शन अभी हमने लिखा था, हमारे पास जो है जो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो ग्राउंड वेव फंक्शन है ये वाला, यानी ये वाला, ये हमारे पास ग्राउंड वेव फंक्शन है। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे इसकी जगह, और कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे, बाकी हमारे पास हो जाएगा जो वेरिएबल है आर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2r ओवर ए, और इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे, या जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है ऐसे आप लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा बहुत मैक्सिमाइज कर लूँ ताकि हम इसको एवेल्यूएट कर लें, ये इसको यहाँ से आप इस फार्मूले से देखेंगे तो बहुत आप
ईजी होगा आपके लिए। और या आप ये करेंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लें, यू इज इक्वल टू आर ओवर ए नॉट, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके यू में कन्वर्ट कर लें और फिर इसमें आप प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा दें, ठीक है, या जिससे हम कहते हैं यूवी फार्मूला, उससे भी आप इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं अपर और लोअर लिमिट पुट करके, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक नंबर आएगा, वो नंबर क्या होता है 68, 0.68, जो कि प्रोबेबिलिटी है 68%, क्योंकि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक प्रोबेबिलिटी दे देगा कि हमारे पास 68% प्रोबेबिलिटीज है कि इलेक्ट्रॉन किस में होगा, ए नॉट से ग्रेटर डिस्टेंस पे होगा। अब वो कहता है कि व्हेन ए 1s इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 2 ए नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस, ऑल इट्स एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, according to classical physics the electron therefore cannot ever exceed a distance greater than 2 e naught from the nucleus, find the probability are greater than 2 e naught from the, हमने probability find करना है जब इसकी कितने डिस्टेंस पे हो, 2 e naught से ग्रेटर डिस्टेंस पे हो। तो देखें अब वो कहते हैं रिपीट द अबव कैलकुलेशन विद 2 ए नॉट एज द लोअर लिमिट, कि 2 ए नॉट हमारे पास, देखिए ए नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो हमारे पास आ जाएगा 4 टू इन्फिनिटी, और इसमें यू स्क्वायर एक्सपोनेंशियल यू, यानी हमने इसी लिमिट्स को हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने दोबारा इंटीग्रेट करना है, और 1/2 यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे अपर लिमिट, और आपके पास आ जाएगा 2 ए नॉट, ए नॉट वो कहता है कि हमारे पास 2 से हमने इसको 1/2 हमारे पास पहले से मौजूद था ये, और 4 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने क्या करा 2 ए नॉट, वे आर यहाँ पे उसने बात की कि आर क्या हो 2 ए नॉट से हो, 4 टू इन्फिनिटी अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 24%, ठीक है। इसमें कोई और टेक्निकल चीज़ नहीं है, हमने 2 लिमिट्स यहाँ पे उन्हें बताई है, उन लिमिट से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल उसने पहले में से कहा है कि आप ए नॉट से इन्फिनिटी यानी ए नॉट से ग्रेटर उसके लिए फाइंड कर लें डिस्टेंस पे, और फिर वो कहता है कि 2 ए नॉट से ग्रेटर, तो 2 ए नॉट इज इक्वल टू 2, तो वो आप जो है इसमें 4 और टू इन्फिनिटी और इसको अपर एंड लोअर लिमिट में हमने पुट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर 6.1 a 2s electron in a hydrogen atom is more likely than 2p electron to be closer to the nucleus than r is equal to not, verify this by calculating the relevant probabilities। तो ये कहता है कि 2s इलेक्ट्रॉन है, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और फिर 2p इलेक्ट्रॉन है, कहता है कि 2s इलेक्ट्रॉन है वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू 2p इलेक्ट्रॉन, इन शॉर्ट इसका मतलब ये है। तो आप फाइंड करें, दोनों को प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि 2s की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम पहले 2s इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी p प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r स्क्वायर r मार्ट स्क्वायर एंड dr, और यहाँ पे हमारे पास 4 पाई होता है, वैसे भी डेल्टा v होता है जनरली, लेकिन अगर हमारे पास ग्राउंड वेव फंक्शन, लेकिन अगर कोई और फंक्शन है यहाँ पे ज़ाहिर बात है तो उसकी मैं डिपेंडेंस बाद में चेंज भी करूँगा, क्योंकि 2p के लिए हमारे पास यहाँ पे ये डेल्टा वी इस केस में 4 पाई होता है। जब अगर आप इसमें थोड़ा बहुत देख लें यहाँ से, ये जो डेल्टा वी है इसमें यहाँ पे हमारे पास होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड डेल्टा फी होता है। अगर आप इसमें ये जो 4 पाई है यहाँ पे हमारे पास जिस तरीके से देखिए आर मार्ट स्क्वायर है, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी में हमारे पास यानी आर मार्ट स्क्वायर के अलावा यहाँ पे हमारे पास थीटा मार्ट स्क्वायर भी होता है एंड फी मार्ट स्क्वायर भी होता है, और यहाँ पे इस तरीके से साइन थीटा डी फाई भी होता है। तो ये यूजुअली ग्राउंड वेव फंक्शन के लिए ये मार्ट स्क्वायर और फी मार्ट स्क्वायर, फी मार्ट पे तो प्रोबेबिलिटी डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है, स्फेरिकली सेम, और थीटा सम टाइम हमारे वेव फंक्शन में आ सकता है। कब आ सकता है, ये जब पी वाले जब हमारे पास जैसे 2p है तो इसके लिए हमारे पास थीटा की डिपेंडेंस होती है, तो थीटा भी प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे नंबर आता है, थीटा के कोई रोल प्ले होता है। तो हम इसको जनरली जो हमारे पास जिसमें आर पे डिपेंडेंस होती है थीटा पे नहीं होती, तो हम इसको जनरली 4 पाई जो कांस्टेंट है उसको हम लिख लेते हैं, और बाकी को उस वक्त लिखते हैं जब उसकी डिपेंडेंस आ जाती है। तो अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करवा देता हूँ, आप सिर्फ इसमें 1-2 मिनट से यहाँ पे वेट करें, सारे रिजल्ट आपके सामने। तो ये प्रोबेबिलिटी आर स्क्वायर 4 पाई एंड यहाँ पे होता है डेल्टा वी, इसको जो आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा जो कि 4 पाई कहलाता है। फॉर 2s इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2
और L इज इक्वल टू 0, तो R2 0 होगा। R2 0 वेव फंक्शन हमने 6.1 टेबल से उठाना है और यहाँ पे पुट करना है। ज़ाहिर बात है हमें इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पे चाहिए, तो हम इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं। इसको खुद से मल्टीप्लाई किया मैंने, ज़ाहिर बात है उसमें उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यही होगा। तो इसमें ये 2 टाइम आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी हमने स्क्वायर एक्सपेंड किया और ये भी एक्सपोनेंशियल माइनस R ओवर A0 इसको मल्टीप्लाई भी किया साथ। यहाँ पे एक चीज़ की छोटी सी अगर आप इसमें कर लें, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस R ओवर A0 आता है, इस टर्म के साथ भी एक्सपोनेंशियल माइनस AR ओवर 0 आता है, ठीक है, क्योंकि सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। जब इसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 2 टाइम हो जाएगा, तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, वहाँ सारों टर्म के साथ, इस टर्म के साथ भी आएगा जी। पुट दिस वैल्यू इन 1 एंड टेकिंग कांस्टेंट आउटसाइड। अब इस R mod स्क्वायर को हम कहाँ पे पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे इसकी जगह पे। तो जी पुट किया, अगर मैं इसमें देखूँ तो ये जो R mod स्क्वायर है, ये वाली वैल्यूज़ ये मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। इसके साथ जो कांस्टेंट है ये वाली सारी इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे, इसके साथ जो 4 पाई है ये भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये देख यहाँ पे पुट किया और R स्क्वायर की जगह R स्क्वायर, ये देखें ये वाला जो R स्क्वायर है हमारे पास, ये वाला R स्क्वायर ये भी हमने लिख लिया और बाकी इस तरीके से हमने सारा लिख लिया ये, ठीक है। और अगेन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस R ओवर A0 मौजूद है, ये मैंने मिस्टेक से टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस R ओवर A0 सबके साथ है एंड डेल्टा R। इसमें कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब हम 1 बाई 1 इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट कर सकते हैं, यानी इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पर एवेल्यूएट करेंगे, फिर हम R स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर एवेल्यूएट करेंगे, फिर जब R स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एवेल्यूएट करेंगे, तो ये इंटीग्रल आपके पास आएगा, ये आएगा और फिर ये कांस्टेंट्स आपके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप इस फार्मूलेज को यूज़ करके ये इंटीग्रेट करेंगे इन रिज़ल्ट को, ऊपर वाले जो हमारे पास हैं ये वाले, ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल, तो हमारे पास इस इंटीग्रल का जो रिज़ल्ट आता है तीनों का, ये पहले का इंटीग्रल आता है हमारा रिजल्ट 1/2, दूसरे का 3 और -3 तो जाती है 0.5। अगेन राइट एक्सप्रेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी, जो कि अभी मैं पहले बात कर रहा था, 0 to infinity R mod स्क्वायर dr 0 to पाई थीटा mod स्क्वायर एंड डी थीटा 0 to पाई फी mod स्क्वायर एंड डेल्टा फी। जनरली ये रिजल्ट होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको कहते हैं कि हमारे पास वो ये सारी चीज़ें डिपेंड नहीं, यहाँ पे डेल्टा फी वॉल्यूम आ जाता है और R स्क्वायर को हम उसमें लिख लेते हैं। फॉर 2p इलेक्ट्रॉन वही है और रेडियल वेव फंक्शन हमारे पास 2p इलेक्ट्रॉन 6.1 टेबल से हमने R21 2p का मतलब होता है कि L इज इक्वल टू 1 एंड N इज इक्वल टू 2, तो हमें इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट चाहिए, हमने इसका मॉडुलस लिया और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब हमने इसमें जो रेडियल वेव फंक्शन थे इसको अलहदा किया, क्यों इसके अंदर पुट किया कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे R स्क्वायर और एक R स्क्वायर हमारे पास यहाँ से आएगा, क्योंकि इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो R स्क्वायर और R स्क्वायर पावर 4 एक्सपोनेंशियल माइनस R ओवर A, क्योंकि ये और इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो एक्सपोनेंशियल माइनस 2R ओवर A0 और cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, एक दफ़ा इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा और एक दफ़ा ये खुद cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा हमारे पास साइन थीटा डी थीटा और डी फी। तो इसकी लिमिट हमारे पास होती है 0 to पाई जी, इसकी लिमिट हमारे पास होती है 0 to 2 पाई और इसकी लिमिट हमारे पास 0 to इन्फिनिटी। तो ये इंटीग्रल हम पहले रिजल्ट देख चुके हैं कि इसको कैसे एवेल्यूएट करते हैं। इसका रिजल्ट हमारे पास आता है 2/3, इंटीग्रेशन है 0 to पाई, जब इंटीग्रेट करेंगे इसका रिजल्ट आपके पास 24 यानी 24 और सम कांस्टेंट इसको भी खा जाएगा ये, और ये डेल्टा फी 0 to पी ये 2 पाई आएगा। तो ये हमारे पास आता है इसकी प्रोबेबिलिटी 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.5 आई और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आई। इट मीन्स कि ये जो जितना हमारे पास रेडियस कम होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 23 है अनसोल्व्ड थ्योरम, जिसकी कुछ बहुत सिंपल सा है, लेकिन पता नहीं इसमें इन्होंने अनसोल्व्ड थ्योरम स्टेट दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर the probability density summed over all possible values from ml to -l to +1 yield a constant independent angle theta or phi, that is this। यानी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज़ है ओवर ml, ये इसके अनसोल्व्ड थ्योरम की कोई स्टेटमेंट है, ml -l to +l थीटा स्क्वायर एंड थीटा mod स्क्वायर, दो वेव फंक्शन होगी, जारी बात है। इसमें हमारे पास हमने क्या करना है, -l to +l इसको सम करना है एंड थीटा mod स्क्वायर एंड फी mod स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए।
This theorem means that every closed subshell atoms or ions is a spherical symmetry distribution of electrical charge. Verify unsolved theorem for L is equal to 0. पहले हम L is equal देखिए, अब जब L is equal to 0 के लिए हम करेंगे L is equal to 1 और L is equal to 2, तो L is equal to 0 के लिए हमारे पास ml की वैल्यू 0 होती है, तो मीन ml की वैल्यू 0, और थीटा जब L is equal to 0 होता है तो उस वक्त तो हमारे पास थीटा वेव फंक्शन भी कांस्टेंट होता है और फी वेव फंक्शन भी कांस्टेंट होता है, तो उसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और मॉडुलस का स्क्वायर वो भी कांस्टेंट होंगे, तो ये अल्टीमेटली ट्रू हो जाता है। जो L इज इक्वल टू 1 है, जब L इज इक्वल टू 1 होता है तो ml की वैल्यू क्या होती है, माइनस L2 प्लस L माइनस 1 होती है और प्लस 1 भी होती है। तो इसके केस में हम इसको देख लेते हैं। तो जब L इज इक्वल टू 1 होता है तो यहाँ पे ml की वैल्यू -1 to +1 यानी -1 to +1 हो जाएगी, और इसके हमारे पास ये जो थीटा वाला है ये बिल्कुल इसमें मुश्किल नहीं है, ये मैं यहाँ पे आपको लिख लेता हूँ कि जब L इज इक्वल टू 1 आप टेबल 6.1 में जाएंगे, L इज इक्वल टू 1 की करस्पॉन्ड आप थीटा वेव फंक्शन लेंगे, और थीटा वेव फंक्शन का क्या लेंगे, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसको जब आप लेंगे थीटा मार्ट स्क्वायर, ये थीटा मार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे पुट करेंगे और -1 to 1, और इस तरीके से आपके पास L इज इक्वल टू 1 के लिए आपके पास एक फ़ी होगा वेव फंक्शन 6.1 टेबल से, फिर इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, फिर फ़ी मार्ट स्क्वायर आप ले लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें कि ये वाला और ये वाला एक कांस्टेंट नंबर होगा, ज़ाहिर बात है कांस्टेंट को जब आप लिमिट पुट करेंगे -1 to 1, क्योंकि हमें -1 to 1 वेरी करेगी, तो ये आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आएंगे, ये 3 और 4 पाई अंतर आता है इसका L इज इक्वल टू 1 की करस्पॉन्ड। तो इनका सम, क्योंकि -1 to 1 हमने इसको सम करना है, तो यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, यही अनसोल्व्ड थ्योरम की स्टेटमेंट है। इस तरीके से L इज इक्वल टू 2 के लिए आप देख लें, इसकी ml की वैल्यू -1, 0, 1 और -2 और 2 आती है, उसके लिए भी आप देख लें वेव फंक्शन और इसकी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का सम यहाँ पे देख लें थीटा के लिए और फी के लिए। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पे तीनों के लिए किए। ये आपके पास थीटा फी स्टेरिक 1/2 ml, और इस तरीके से जब ml इज इक्वल टू +-2 तो हमारे पास ये भी कांस्टेंट आ रहा है, ये भी कांस्टेंट आ रहा है, ये भी कांस्टेंट, तो इन सब का जो हमारे पास सम क्या है, ये भी एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो ये आपके पास क्या था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाइड्रोजन एटम इज इन 4p स्टेट, टू व्हाट स्टेट और स्टेट कैन इट गो। तो जब n इज इक्वल टू 4 होता है तो आपको पता है कि n इज इक्वल टू 4 के कोरस्पॉन्ड हमारे पास L इज इक्वल टू 0 होता है, L इज इक्वल टू 1 होता है, L इज इक्वल टू 2 होता है, L इज इक्वल टू 3 होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल डेल्टा L इज इक्वल टू +-1 जब होता है हमारे पास, तो उन ऑर्बिटल में मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। तो अब देखें कि अब आपके पास 4p है, तो p का मतलब L इज इक्वल टू 1 है, तो मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एटम है, ये कहाँ से अब उन ऑर्बिटल में ये जंप कर सकता है। मीन अब ये कहता है कि इससे इसमें आ सकता है, क्यों आ सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें यहाँ पे हमारे पास L इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, और इसमें हमारे पास इस तरीके से जो L इज इक्वल टू अगर 3 है यहाँ पे देखें तो 3 - 1, तो इसका डिफरेंस क्या आता है 2, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये क्या आ सकता है, इसमें ये नहीं आ सकता, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें देख लें मज़ीद L इज इक्वल टू 2 और 1 केस में देखें, यानी ये जो अगर ये यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये इसमें केस यहाँ पे थोड़ी बहुत ये कंफ्यूजिंग है, मैं इसको अरेज कर लेता हूँ ताकि हम इसको ये जो उसने लगाई है ये इसके लिए, ये L इज इक्वल टू 2 के लिए और ये L इज इक्वल टू 1, तो L2 और L1 ये इसमें क्यों जंप कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो का डिफरेंस लेंगे तो आता है 1 या -1। इस तरीके से आप ये इसमें आ सकता है, क्योंकि इन दो का डिफरेंस आएगा L इज इक्वल टू 1 और L इज इक्वल टू 0, इनमें ये जंप कर सकता है। क्यों आ सकता है, मीन 4 से 3 में आ सकता है, और इस तरीके से अगर आप इसमें देखें 4 से 2 में भी आ सकता है, लेकिन ये क्या कि इसमें हमारे पास जो 1 से L इज इक्वल टू 0 से यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन हमने 4p स्टेट को देखना है, तो इससे कहाँ से कहाँ जा सकता है, 4p स्टेट से इधर से आ सकता है, यानी आपके पास 3 और d स्टेट में भी जा सकता है, ये d की वैल्यू इसमें L इज इक्वल टू हमारे पास d पे होती है, और इधर भी आ सकता है, इधर में इसमें आप वो वाली ट्रांजिशन लाउड है जिसमें L की वैल्यूज़ L का डिफरेंस क्या आता है +-1। जस्ट अगर आप इसमें देखने, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू हैं तो मैं सबको मेंशन नहीं कर सकता,
आप देखें इसमें एल की उन वैल्यूज़ के लिए ये ट्रांजेक्शन हो सकती है जिसमें इनका डिफरेंस ±1 हो सकता है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा